चलिए द नेक्स्ट टॉपिक इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इस टॉपिक के अंदर आप दो मेजर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक आएगा सेल्फ इंडक्टेंस और एक आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें दो क्लासिफिकेशन आएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा। अभी हमको डील करना है फर्स्ट टॉपिक के साथ, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है ये समझने के लिए हमें पहले समझना जरूरी है कि सेल्फ इंडक्शन क्या है। सेल्फ इंडक्शन क्या है ना। सेल्फ इंडक्शन मतलब सिंपल, इंडक्शन क्या मतलब होता है, किसी चीज से प्रभावित हो जाना, किसी चीज से मोटिवेट हो जाना, किसी चीज से असर कर जाना, है ना। भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल तुमको बहुत सारा बेहतरीन एक सोचा कि एक बेहतरीन एक क्या बोलते उसको तुम तकरीर देता, मोटिवेशनल स्पीच देता, ताकि तुम भाई आगे जाके खूब पढ़ लिख के है ना अच्छा कुछ बन जाओ। तुम पर असर हुआ नहीं, है ना, मगर मेरे को खुद पर ही हो गया, है ना। अरे भैया हाँ, मैं बोला अब साला मैं भी पढ़ता, है ना। और फिर मैं हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड। मैं क्या हो गया, सेल्फ इंड्यूस्ड, यानी मैंने जो बोला उसका असर खुद मुझी पे पड़ गया, तो मैं हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड। इस फिनोमिना को कहा गया सेल्फ इंडक्शन। अब ये यहाँ पर कैसा होने वाला है, एक कॉइल होगा आपके पास, करंट कैरिंग कॉइल होगा। आप उसमें देखेंगे कि एक वैरिंग मतलब बदलती हुई करंट, बदलता हुआ करंट फ्लो होगा। अब जब बदलता हुआ करंट फ्लो होगा तो वो क्या जनरेट करेगा, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो खुद उसी कॉइल पे असर डाल देगा, वो खुद उसी कॉइल पे असर डाल देगा जिसने इसको क्या किया है, जनरेट किया, प्रोड्यूस किया है। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन, है ना। मैं डिफाइन इसको ऐसा करूंगा, द फिनोमिना ऑफ producing induced EMF in a coil, the phenomena of producing induced EMF in a coil due to the change of current, due to the change of current in same coil is called as self induction. The phenomena of producing induced EMF in a coil due to the change of current in the same coil, इसे हम लोग ने क्या कहा, सेल्फ इंडक्शन। थोड़ा इसको चीज़ को समझने के लिए अगर मैं देखूं कि भैया देखो ये मेरे पास एक कॉइल है जो किसी बैटरी से अटैच्ड है और ये है की। ओके, अब ये है गैल्वेनोमीटर यहाँ पे अटैच्ड। बैटरी का करंट है मैक्सिमम जो देने वाला है 10 एम्पियर। ओके बेटा दरवाज़ा बंद करो, उसको ढकेल दो पीछे बस चेयर को। तो बैटरी का मैक्सिमम करंट क्या है बेटा, 10 एम्पियर। ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट दे सकता हो, 10 एम्पियर। जैसे ही मैंने इस बैटरी की को क्लोज किया, सर्किट हो गया कंप्लीट, करंट का फ्लो हो गया स्टार्ट। करंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ऐसे करते 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 10 एम्पियर। मैं गैल्वेनोमीटर को बड़े गौर से देख रहा हूँ। वैसे गैल्वेनोमीटर तो नहीं, एमीटर बोलना चाहिए मुझे। खैर छोड़, जान दो, एक ही बात, थोड़ा बहुत एक ही बात तो नहीं, 19-20 का फ़र्क नहीं है 19 लाख 20 लाख का फ़र्क हो जाता है यहाँ पे। खैर गैल्वेनोमीटर बोलो, एमीटर बोलो। जैसे ही मैं क्या नोटिस करता हूँ कि भैया यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट पास किया, तो उसका पॉइंटर एग्जैक्ट कहाँ आना चाहिए था, 10 एम्पियर।
मगर मैंने नोटिस क्या किया कि वो थोड़ा सा आगे जाके पीछे आता है, थोड़ा सा आगे जाके पीछे आता है। अरे बोले आगे जाके क्यों पीछे आ रहा? आप बोलेंगे शायद सर वो इनर्शिया की वजह से पॉइंटर आगे गया होगा, वापस आ गया होगा। मगर मैं बोलूँगा नहीं नहीं, यहाँ तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर है। पिछले इसमें पढ़े ना हम लोग ने, डेड बीट गैल्वेनोमीटर एग्जैक्ट वही रीडिंग बताता जितनी आई है, उसके आगे वो जाने नहीं देता। फिर ये आगे गया कैसे? तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं से थोड़ी देर के लिए ही सही एक्स्ट्रा करंट या एक्स्ट्रा ईएमएफ आया था। इसी तरह इस गैल्वेनोमीटर के जगह अगर मैं एक बल्ब कनेक्ट कर दूं, क्या कनेक्ट कर दूं? बल्ब। मैं जैसे भी स्विच ऑन करता हूं, मैं क्या नोटिस करता हूं? लाइट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इंटेंसिटी मैं एकदम अल्ट्रा स्लो मोशन में ऑब्जर्व कर रहा, मान लो है। मैं एक कैमरा लगाया और पूरा स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या नोटिस किया? बटन चालू किया, लाइट बढ़ा 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 बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा और वापस थोड़ा सा कम होकर कांस्टेंट इंटेंसिटी से ग्लो होने लगा। कांस्टेंट इंटेंसिटी से ग्लो होने लगा। बात समझे क्या? बड़ा 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 बड़ा, थोड़ा और ब्राइटनेस बढ़ी और थोड़ी सी कम होकर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम होकर कांस्टेंट इंटेंसिटी से वो ग्लो होने लगी। मैं बोलूँगा भैया ये थोड़ी सी चमक जो आई थी थोड़ी देर के लिए, जो एक्स्ट्रा चमक आई थी, एक्स्ट्रा रोशनी आई थी, ये कहाँ से आई थी, है ना? अब ये सवाल आप बोले कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा करंट, एक्स्ट्रा ईएमएफ आया। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हुआ द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से आया है ना? अब वो सेल्फ इंडक्शन हुआ कैसे? देखो क्या है कि जब आपने की को क्लोज किया, करंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, करंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ करंट इस कॉइल से फ्लो हो रहा था, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ करंट जब ये कॉइल से फ्लो होता है तो वो अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है? स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसमें से पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो उस कॉइल ने जनरेट किया, वो खुद उसी में है ना। जिस गाड़ी ने दूसरी चीज़ों को आग लगाई, खुद तो भी जलेगी ना उससे। तो भैया हम कहेंगे कि ये क्या होता है? उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो असर है उस कॉइल पे भी हो जाता है जिसने उसको क्या किया है? जनरेट किया है। बात समझे कि नहीं समझे? खुद जिसने पैदा किया उस पर भी उस चीज़ का असर हो गया और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। मगर आप बोलेंगे सर थोड़ी देर के बाद वो इंटेंसिटी वापस कम क्यों गई थी? बेटा देख क्या हुआ था, थोड़ी देर के बाद करंट 10 एम्पियर पे जैसे ही पहुंचा वो कांस्टेंट हो गया। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो इसमें से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट हो गई। अब अगर इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के लिए क्या चाहिए? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई धतूरा कुछ उखाड़ता उससे, तो यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तुम्हारा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब वो जैसे ही कांस्टेंट हुआ तो एक्स्ट्रा को तो अपने को मिल रहा था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, वो जीरो हो गया। अब सिर्फ बैटरी का मेन करंट जो है वही फ्लो हो रहा है और उसी की वजह से तुमको ब्राइटनेस मिल रही है। आई बात समझ में आपको, है ना? टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड में ये जो कॉइल का डायग्राम है कुछ ऐसा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यूसुफ नबी बंद कर दे। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है स्टेट बोर्ड में, देख लो। ये यहाँ पर रियोस्टेट है, यहाँ पे बैटरी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे की है, ध्यान दो बेटा। और यहाँ पे जो वायर का कॉइल है इस तरह से होते हुए नीचे आया है। ये कॉइल को ऐसा बताया उन्होंने, डजेंट मैटर एट ऑल, कॉइल को ऐसा बताया उन्होंने। ये है आपका स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है? ओके, अब चलो ठीक है, इससे ये इस तरह का अरेंजमेंट भी चलता है, इस तरह के अरेंजमेंट भी चलता है। इस तरह के अरेंजमेंट को इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टर। इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा, है ना? अब देखो यहाँ ऑब्जर्व ये किया गया कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा।
जो इंड्यूस करंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होके चेंज होगा तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा। अब ऐसा है कि देखो फिर यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकल के आती है, ओह सॉरी, है ना, जिसको आप L से इंडिकेट करते हैं। L जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। L क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको कहा जाता है इंडक्टेंस। भाई ध्यान दे, इसे कहा जाता है इंडक्टेंस। किसी भी कॉइल का या किसी भी वायर का इंडक्टेंस, कॉइल ही बोलना चाहिए, वायर तो नहीं, कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो उसके मटेरियल पे और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना। इट डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉइल। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉइल। अब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जब हम बोलते हैं तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं, उसमें एरिया ऑफ द कॉइल आ जाता है, उसमें शेप ऑफ द कॉइल ये भी आ जाता है। कॉइल का शेप ज़रूरी नहीं गोली हो, रेक्टेंगुलर भी रख सकते हैं, ट्रायंगुलर भी रख सकते हैं, डिफरेंट एनी सॉर्ट ऑफ हेक्सागोनल भी रख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है ना, वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है ना, असर मतलब जो रिजल्ट आएगा उस पर इतना नहीं पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, L एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ये डिपेंड करता है मटेरियल पे और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉइल पे। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बातें आ रही, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, ये मेन है। नंबर ऑफ टर्न्स, पहले बोलो क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा एरिया ऑफ द कॉइल, तीसरा शेप ऑफ द कॉइल। बोलो तीन बातें, क्या क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, शेप ऑफ द कॉइल, है ना। वैसे एक और चीज़ आती है, वो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम ऑन विच द कॉइल इज वुंड, यानी किस मीडियम पे वायर को ऐसा लपेटा गया है। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये अभी तो हवा में ही कॉइल से वैसा पॉसिबिलिटी है कि आप उसके अंदर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे ये प्लास्टिक पेन है, उसी के साथ मैं लपेट के उसी के साथ रख दूँ ऐसा, तो उसका भी फ़र्क पड़ जाता है कि किस मीडियम के ऊपर लपेट कर उसको रखा गया है। आया समझ में? ओके, तो ये तो देखो एक सिंगल लूप के लिए था। फॉर अ कॉइल हैविंग n टर्न्स, अगर कोई कॉइल है जिसके पास n टर्न्स है, कैपिटल N क्योंकि स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। फॉर अ कॉइल हैविंग n टर्न्स, मान लो यहाँ पर कॉइल में n टर्न्स है, तो n फाई इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं, Li। n फाई इज इक्वल्स टू Li। आई बात समझ में, n फाई इज इक्वल्स टू Li। फिर यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है सेल्फ इंडक्टेंस का, L इज इक्वल्स टू n फाई अपॉन I, या फिर n इंटू बी इंटू ए अपॉन आई। ये एक फॉर्मूला निकल के आता है, जो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बेटा, ये बहुत बार इस्तेमाल होता है, ये असल में बहुत बार यूज होता, सॉरी, फाई इज इक्वल्स टू Li, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, NBA इज इक्वल्स टू Li, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसीलिए आपको ये याद रखना है, NBA इज इक्वल्स टू Li। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब ऐसा है कि देखो, बाय फेरेडेज लॉ में आपने कुछ पढ़ा है, बोले हमने क्या पढ़ा है फेरेडेज लॉ में, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। आप माइनस एन डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्टेट बोर्ड में माइनस डी फाई बाई डी टी लिखा हुआ है। आप एन से भी करोगे तो कोई आंसर वही आने वाला है। तो आप जानते हो बाय फेरेडेज लॉ E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी इन मैग्नीट्यूड। अगर यही चीज़ आपको मैग्नीट्यूड में लिखना है भैया, तो क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, आया ना, E इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। अब एक काम करो, फाई के जगह Li डाल दो, फाई के जगह Li डाल दो, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ Li। देयरफॉर देखो L तो क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू L into di upon dt, that is L equals to E upon
डी आई अपॉन डी टी, एल इक्वल्स टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस का एक पर्टिकुलर और फॉर्मूला आ गया, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। अब अगर मान लो डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो दिया है 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। अब ऐसा है कि इस बेसिस पर सेल्फ इंडक्टेंस का, देखो ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ था काय का था, सेल्फ इंडक्शन का था। देखो भाई गौर से देखो, सबकी आंखें निकाली देखो अच्छे से, है ना, सेल्फ इंडक्शन का था। और अब मैं जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूं सेल्फ इंडक्टेंस का है। तुम्हारे को एग्जाम में अगर पूछे ना डेफिनेशन, तो भाई गौर से देखना, इंडक्शन है या इंडक्टेंस है। पूछेगा इंडक्टेंस लिखोगे इंडक्शन, पूछेगा इंडक्शन लिखोगे इंडक्टेंस। तो भैया ध्यान में रखना, अच्छी सी बात है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या आएगा, देखो सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन तुम ये इक्वेशन याद रखो, तुमको याद हो गई। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। अभी याद होती, देखो इधर, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। अच्छा, ये एल इक्वल्स टू ई कब हुआ था, जब डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू कितना होता है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो अब देखो इसी को वर्ड्स में बोलना है, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट when the current changes या when the rate of change of current is 1 ampere per second। बात खत्म, समझा ना। बोलो क्या डेफिनेशन फिर, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट when rate of change of current is 1 ampere per second। फिर से बोलो तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट when rate of change of current is 1 ampere per second in the same coil, इन द सेम कॉइल। ये बहुत बड़ा है क्योंकि आप आगे जाके म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ने वाले हैं, पूरा फॉर्मेट एज है, बस वहां पर डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट ये है, बस इन द नेबरिंग कॉइल जोड़ना पड़ता है उसमें। ये इन द सेम कॉइल है यहाँ पे, इन द नेबरिंग कॉइल। तो भाई मैं ओरली बोलता हूँ, यहां तक जाओ तुम जल्दी, फिर सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन मैं ओरली बोल देता, जगह ही नहीं वहां लिखने के लिए, जान दो इधर लिख देता ऊपर। Therefore, self inductance, अरे लिखो रे, is equal to induced EMF in a circuit due to unit rate of change, यूनिट मतलब 1 of current in the same coil, due to unit rate of change of current in the same coil। इसका SI यूनिट जो है वो है हेनरी। ओ भैया ऐसा यूनिट क्या है इसका, हेनरी। और इसका डायमेंशन कौन निकाल के बताएगा मुझको, डायमेंशन कौन सा बोले तुम, हाँ अच्छा M1 L1 T-2 A-2, लेट मी चेक, M1 L2 T-2 A-2 है, L2, हाँ M1 L2 T-2 A-2। ये इधर से देखो ना, इससे निकालो, ये इक्वेशन से निकालो, चलो निकालो सब लोग ये इक्वेशन से, है ना। L इक्वल्स टू, अच्छा E का क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। E बोले तो क्या है, देखो EMF होता है, EMF बोले तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का क्या होता है, M1 L2 T-2, चार्ज का T1 A1 नीचे, तो M1 L2 T-3 A-1, M1 L2 T-3 A-1, ये आ गया इंड्यूस्ड EMF का। और करंट का क्या होता है, A1 और T-1, तो हाँ बराबर, फिर ये T-1 और ये -3 में से +1 हो जाएगा तो -2, ये हो जाएगा M1 L2 T-2 A-2 हो जाएगा डायमेंशन से।
क्या आएगा? Li², हाँ वो भी चलता। एनर्जी का भी एक फॉर्मूला आता, अभी आगे आने वाला है, वर्क डन का या एनर्जी का हाफ ऑफ Li²। ये भी फॉर्मूले से इजीली निकल जाता है ना। ये वर्क डन का आएगा, फिर m1L2T-2 और उसका आ जाएगा A, बस वेरी गुड, उससे इजीली आ जाएगा एकदम। तो डायमेंशन m1L2T-2 A-2, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, देखो फिर इसके आगे इसी सेल्फ इंडक्टेंस के रिलेटेड हमको क्या पढ़ना है? वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द स्टेडी करंट इन द सर्किट। वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग a steady current in the circuit। वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग अ स्टेडी करंट इन द सर्किट। चलो लिखो फटाफट, रुक जाता हूं मैं 2 मिनट। पर किसका है? चलो ध्यान दो इधर। अगला जो है वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग अ स्टेडी करंट इन द सर्किट। एक कॉइल है आपके पास जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L है, एक बैटरी है। अब जैसे ही मैं यहां पे की को क्लोज करूंगा, आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड्स इमेजिन करो कि इस सर्किट में से करंट I दौड़ रहा है, इस सर्किट में करंट I दौड़ रहा है। अभी देखो यहां पर ये जो करंट I है ये इस बैटरी का मैक्सिमम करंट नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा कि बैटरी का मैक्सिमम करंट जो वो दे सकती है वो है 10 एम्पियर, है ना। और मैंने जैसी की को क्लोज किया, मैं बीच के किसी करंट की बात कर रहा हूँ, 6 एम्पियर 7 एम्पियर उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो जब करंट जैसे ही आपने की क्लोज किया, आपको मालूम है कि बैटरी में से जो करंट निकल रहा है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगा, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगा। जो आसपास अपने स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो जो आसपास जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल जो पैदा कर रहा था वो खुद उसी एरिया में है, तो उसमें क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। अब वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो इस इंक्रीज को अपोज करेगा। कुछ याद आया आपको? एक अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे ऐसा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? उस इंक्रीज को अपोज करेगा। वो नहीं चाहेगा कि ये करंट बढ़े, मगर बैटरी तो चाहता है कि भैया मेरे पास मैक्सिमम करंट देने की क्षमता है और मैं करंट I 0 तक देना चाहता हूं। मैं यहां पर सर्किट में किसी भी हाल में करंट I 0 एस्टैब्लिश करके रहूंगा, मगर ईएमएफ क्या बोलता है? मैं होने नहीं दूंगा। मगर बैटरी को इतना करंट एस्टैब्लिश करने के लिए इस इंडक्टर के साथ क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, उसके साथ अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा। फाइट बोले तो क्या? वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोले कराटे जूडो ऐसा वैसा कुछ है क्या, बॉक्सिंग है क्या, नहीं रे बाबा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वो अपोज करेगा, फिर भी इसको क्या करना पड़ेगा? अपने करंट को पुश करना पड़ेगा इधर, और इस तरफ लाके उसको हाईएस्ट वैल्यू तक पहुँचाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भैया हमने क्या कहा कि देखो भाई, अगर आप 0 से I 0 तक जाने चाहते हैं करंट को, वो आसान काम नहीं होने वाला, तुमको वर्क करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इवन तुमको ये I करंट फ्लो करने के लिए भी वर्क करना पड़ा था। ये भी हलवा इजीली नहीं फ्लो आ गया था। जब आप 0 से I तक बढ़े थे, मान लो 0 से आप 6 तक बढ़े होंगे, तब भी तुमको क्या झेलना पड़ रहा होगा? अपोजिशन झेलना पड़ रहा होगा, है ना। तब भी आपको वर्क करना पड़ा होगा। तो देखो इस करंट I स्टैब्लिश करने के लिए इन टाइम dt कितना वर्क करना पड़ा होगा आपको? तो करंट वर्क डन बाय इंड्यूस्ड EMF
in time dt when current I is flowing through the circuit is dW is equals to EI into dt. dW is equals to EI into dt. तो भैया मान लो जब करंट I फ्लो हो रहा होगा तो थोड़ा सा और करंट पुश करने के लिए, थोड़ा सा और ज़्यादा करंट ले जाने के लिए आप जो वर्क कर रहे होंगे या आपका ये जो बैटरी है जो वर्क कर रहा होगा तो वो कितना हो रहा होगा EI into dt. ये कहाँ से आया? VIT का फॉर्मूला था, है ना. VIT वो वर्क डन का फॉर्मूला है जो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि वर्क डन बाय द चार्ज, कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला है. अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलूँगा देयरफॉर वर्क डन in establishing the steady current I0 will be. तो स्टेडी करंट I0 को स्टैब्लिश करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताइए. Therefore वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, that is integration of EI into dt. लिमिट्स आ जाएंगे 0 to I0. ठीक है ना, लिमिट्स आ गया आपका यहाँ पर 0 to I0. अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF का, देखो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यहीं कहीं लिखा हुआ था L इज इक्वल्स टू E अपॉन DI अपॉन dt, है ना. तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू L इंटू DI अपॉन dt. आपको अगर याद होगा मैंने माइनस साइन को निकाल दिया था शुरू में, है ना, इन मैग्नीट्यूड लेकर. अगर मैं मैग्नीट्यूड ना लेता, मैं इसको एज इट इज सॉल्व करता तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाती थी. तो मैं अगर अभी फिलहाल माइनस साइन के साथ डालूँ तो यहाँ पर मैं E की जगह क्या लिख सकता हूँ? माइनस L DI अपॉन dt इंटू dt 0 to I0. ओके, मैंने E की जगह माइनस L DI अपॉन dt डाल दिया, ये कटा. देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू यहाँ हो गया 0 to I0 माइनस L DI माइनस L DI माइनस L DI. कुछ तो मिस हो रहा है यार यहाँ पे. अच्छा ये आए गया, वही तो बोलूँ मैं, इनटू dt के पहले मुझे I लिखना पड़ेगा फिर dt लिखना पड़ेगा. हाँ, L इंटू I DI. ठीक है, L इंटू I DI. तो भाई ऐसा है कि ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन लो. तो इंटीग्रेशन लेने पे माइनस L तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा. I का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? I स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट I0. अब इसके बाद क्या करेंगे? I के जगह लिमिट्स डालेंगे. तो आप लिमिट्स डालने के बाद ये इक्वेशन कैसी बनेगी? देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू -1/2 L, I के जगह लिखो I0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू -1/2 L I0 का स्क्वायर, है ना. ये एक इक्वेशन आ गई. माइनस साइन इंडिकेट करती है कि यहाँ पर वर्क मतलब एनर्जी डिसिपेट होती है, यहाँ पर मतलब खर्च होता है. और अगर सपोज करो मैं मैग्नीट्यूड में लेता हूँ इक्वेशन को, तो हाफ ऑफ L I0 का स्क्वायर. ये हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन आ जाएगी इन स्टैब्लिशिंग द स्टेडी करंट I0. ठीक है. अब देखो यहाँ पे
अगर सपोज करो मैं I0 की वैल्यू 1 डाल देता हूं, अगर मान लो I0 की वैल्यू जो है वो 1 एम्पियर है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L/2। इसका मतलब L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2W, है ना। अब सेल्फ इंडक्टेंस की यहाँ पर एक और डेफिनेशन बन के आती। देखो सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर आया, ट्वाइस द वर्क डन, है ना। ये वर्क डन ट्वाइस द वर्क डन, कब, जब I0 की वैल्यू क्या थी, 1 एम्पियर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इन अ सर्किट। बात समझ में आया ना, कि किसी सर्किट में मुझे 1 एम्पियर का करंट स्टैब्लिश करने में जो वर्क करना पड़ेगा, बात समझ रहे क्या आप, किसी सर्किट में मुझे 1 एम्पियर का करंट स्टैब्लिश करने के लिए, मान लो जैसे ही कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी बैटरी की कैपेसिटी 1 एम्पियर है, मैंने जैसे ही की को क्लोज किया, मेरा करंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, अब बाद में आखिरी में 1। अब भाई ऐसा है कि जब ये करंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा होगा, ये इंडक्टेंस हलवा आने दे रहा होगा क्या इजीली, नहीं, वो तो अपोज कर रहा होगा। मगर मैं अपनी मेहनत से, मशक्क़त से, एनर्जी खर्च करके, पूरी मेहनत से क्या करूँगा, करंट 1 एम्पियर स्टैब्लिश करूँगा। अब उस प्रोसेस में तुमको कितना वर्क करना पड़ा, तो बोले W, है ना। उस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा। उसका डबल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ से डेफिनेशन, ये नीट में थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टाइप के, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हेंस सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली equal to twice the work done in establishing the steady current of 1 ampere in the circuit, steady current of 1 ampere in the circuit। तो ये न्यूमेरिकली किसके बराबर है, इन एस्टैब्लिशिंग अ 1 एम्पियर करंट इन द सर्किट। आई बात समझ में आपको ये। तो देखो भैया, ये हुआ आपका वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द करंट इन द सर्किट। फिर उसके बाद एक अगला पार्ट आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। वहाँ बढ़ने से पहले अब इतना पूरा लिख लो पहले। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। बट वहाँ जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और एक बता दूँ यहाँ पे। देखो वर्क डन हाफ ऑफ LI02 आया है। इसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं आपका एनर्जी। तो मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ LI0 का स्क्वायर, है ना। एनर्जी स्पेंड या एनर्जी यूज्ड इन एस्टैब्लिशिंग अ स्टडी करंट I0। अब मैकेनिक्स में अगर आप कोई मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो जैसे मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। अगर इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को आप अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सिमिलर नज़र आएगी, है ना। वहाँ पर जैसे कि 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है। LHS में भी एनर्जी है, RHS में भी एनर्जी है ना। वहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पर करंट का स्क्वायर है। और वहाँ देखो मास जो है और सेल्फ इंडक्टेंस आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रोल मैकेनिक्स पैदा करता है, जो रोल मास पैदा करता है मैकेनिक्स में, जो रोल मास पैदा करता है मैकेनिक्स में, वही रोल पैदा करता है इंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब पूरी ब्रांच है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू हो रही, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोले यार, आपको इतना इलेक्ट्रोडायनेमिक भारी जा रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे एक बात बता, ये चेयर को उनमें को सरकाना आसान है,
ये प्लेटफॉर्म को सरकाना मुश्किल है। क्यों? मास ज़्यादा है। तो मास क्या रोल पैदा कर रहा, बताओ ज़रा, यहाँ मास क्या रोल पैदा कर रहा तुम्हारे को? अपोजिशन का। आप इसको हटाना चाहते हैं ना, अरे भैया मुझे बताइए, तू चेयर इजीली सरकार लेगा, प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं सरका पा रहा? मास ज़्यादा है ना। तो मास क्या रोल निभा रहा है यहाँ पे? अपोजिशन का। आप उसको मूव करना चाहते मगर हो नहीं रहा। सिमिलर टू दैट, अगर मैं बोलूँगा भाई एक साइकिल एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ना, आप उसको पकड़ के खींचे या आप उसको रोक रहे हो ऐसा जाके, है ना। साइकिल तुम्हारा, दो साइकिल लेके आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तुम्हारे अच्छे से जी पकड़ ली, है ना, हो गया। अब भाई मान लो कि तुम्हारा दोस्त जो है वो ट्रक लेके आ रहा है कि नहीं, और तुम यूं करे रोक रहे, है कि नहीं। अब भाई तुम बताओ, साइकिल को रोकना आसान था, ट्रक को रोकना मुश्किल। उतनी स्पीड से आ रहा ट्रक, हमदन के लिए आसान है ना। यू बिलोंग टू साउथ इंडिया, है ना। तो भाई कैसा है कि आप बोले ट्रक को रोकना मुश्किल है, क्यों? बोले भैया उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो मास क्या रोल पैदा कर रहा है यहाँ पे? अपोजिशन का। तुम्हारा जो भी एक्शन उसको अपोज करने का, वही जो रोल मास फॉलो करता है वही सही रोल यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस फॉलो करता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड की। देखो, एक सोलेनॉइड इमेजिन करिए आप, जिसमें n जो है नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ध्यान दो रे, कैपिटल N जो होंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, और L भी दो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, स्मॉल l लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। चलो ठीक है, मान लिया। जैसे कि आपको मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कैन बी गिवन एज since magnetic flux linkage can be given as n phi is equals to Li। ये जो n phi होता है ना, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये तो phi तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक विद n नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। n phi इज इक्वल्स टू Li और L इज इक्वल्स टू n phi अपॉन I। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे के रखता हूं, मैं इसको आगे इस्तेमाल करने वाला हूं। अब देखो यहां पे n phi जो है, सिंस n phi इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं n अपॉन l इंटू l, और फाई को क्या लिख सकता हूं? वेक्टर b डॉट वेक्टर a लिख सकता हूं। बोले ये क्या? मैंने जानबूझ के l से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। और मैग्नेटिक फ्लक्स को तो आप लिख ही सकते हैं वेक्टर b डॉट वेक्टर a। यहां सोलेनॉइड के केस में थीटा जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का, वो जीरो होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये n अपॉन l को मैं लिख सकता हूं स्मॉल n इंटू l b इंटू a कॉस ऑफ जीरो, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू l b इंटू a। चलो ठीक है, मान लिया। ये आप n phi के जगह ये पार्ट आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ लिखा, देयरफॉर फ्रॉम 1 मैं ये जानता हूँ कि n phi b अपॉन I। ओके चलो ठीक है, मान लिया। देयरफॉर आप सेल्फ इंडक्टेंस के जगह या n phi b की जगह ये वैल्यू डालिए, NL b इंटू a अपॉन I।
NL B इंटू ए अपॉन आई। अच्छा एक बात बताओ, B जो है वो क्या है? तो बोले वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, उसका फॉर्मूला क्या दिया जाता है? म्यू जीरो NI, जहां पर स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब क्योंकि सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड को आप इस फॉर्मूले से देते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L म्यू नॉट NI A अपॉन I। अब देखो भैया यहाँ पर ये I और ये I क्या हो जाएगा? कैंसल। देखो कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू, या फिर मैं लिखूंगा म्यू नॉट, ये n दो बार आ गया ना, n स्क्वायर A इंटू L। देयरफॉर कैपिटल L अपॉन स्मॉल l इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A। तो ये है आपका सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड। अगर स्टेट बोर्ड में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ या फिर ऑब्टेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, तो आपको यहाँ तक के आना है। इवन आपको यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि आप जानते हैं A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी आप लिख सकते हैं, आपका है ना डी/2 लिखते अपन। तो आपको अगर वो भी लिखना पड़े तो लिखो। अगर वो बोलता है कि शो दैट ऐसा ऐसा होता है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इतना इतना होता है, लिखो। देखो ये जो इक्वेशन है दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड। एनसीईआरटी में या हम लोग जो नीट में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सोलेनॉइड की ऐसी इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। तो वहाँ क्या करते हैं, तो देखो हम लोग देखो बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का, ये था, है ना, अल्फा। एक जस्ट मिनट ना, हाँ, तो बेसिक फॉर्मूला जो था मेरा सेल्फ इंडक्टेंस का वो था n फाई b अपॉन I। ये बेसिक फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का निकालने का। इससे आप जो भी कॉइल का जैसा भी शेप हो निकाल सकते हो। जैसे कि आप, ठीक है, फाई को क्या लिख सकता हूं मैं? b इंटू ए अपॉन I। फाई को क्या लिख सकता हूं मैं? b इंटू ए अपॉन I। b को क्या लिख सकते हैं आप? जैसा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल NI, जहां पर स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको आप क्या लिख सकते? म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L, सॉरी अपॉन L, म्यू जीरो NI कैपिटल N अपॉन L। अब ये b की वैल्यू उधर डाली जाती है। देखो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट NI मल्टीप्लाई बाय A अपॉन I। फिर ये I और I हो जाएगा कैंसल। फिर सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ऐसा आएगा, देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। हाँ, ये L वाला, ये वाला L यहाँ रह गया, ये वाला। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। तो नीट में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में, है ना। ये ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए कि ये मत करना भैया, वो लोग बोलेंगे तूने क्या कर डाला, है ना। बोर्ड एग्जाम में देखो ये लिखना पड़ेगा, है ना। वो इक्वेशन है इसके अंदर स्टेट बोर्ड में दी हुई अच्छे से। स्मॉल n है ना यहाँ पे, आप ये स्मॉल l को उधर ट्रांसफ़र करो, यहाँ पर स्मॉल n की जगह कैपिटल N अपॉन L डालो, ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर वो इक्वेशन बनती है। यहीं देखो ना आप, यहाँ पर भी वो खेल खेल सकते हैं। यहाँ पर से जैसे ये आया ना कैपिटल अपॉन स्मॉल l, स्मॉल म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू A। अब देखिए कट गया, है ना। मगर ये एनसीईआरटी में ये मतलब एनसीईआरटी में प्रोसीजर ये फॉलो की गई है पूरा, यहाँ से शुरू किया उसने
और यहाँ पर आके ऐसा करा एनसीईआरटी, और स्टेट बोर्ड में आप जैसे देख सकते हैं पूरा ये, हाँ यहाँ लिख देना एनसीईआरटी ओरिएंटेड। चलो लिखो फटाफट। तो जो अगला आप देख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन एन इंडक्टर, मतलब बात चल रही है पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की इन एन इंडक्टर। शो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन एन इंडक्टर इज एनालॉगस टू एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर। अब देखो ये वाला जो पार्ट है थोड़ा बहुत बोलूँगा स्टेट बोर्ड के हिसाब से ओरिएंटेड है, नीट में इतना कुछ खास नहीं, ऑलरेडी आप वो फॉर्मूला देख चुके हो वर्क डन का, है ना, वही पोटेंशियल एनर्जी का वही आएगा। तो छोटा सा है, कुछ भी नहीं है ये, देख लो आप सब लोग ध्यान दो रे, तुम्हारे एग्जाम के लिए ही है। देखो इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कैपेसिटर, आपने ये फॉर्मूला देखा है, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला आता है Q²/2C या फिर 1/2 CV², Q²/2C या फिर 1/2 CV² इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। अब मैं बोलूँगा ठीक है, अब ये बात चल रही थी कि किसी कैपेसिटर में अगर आपको चार्ज स्टोर करना हो, किसी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करना हो, तो आपको याद होगा कैपेसिटर में जब आप चार्ज स्टोर करने जाते हैं, ऑलरेडी पहले उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है थोड़ा सा, तुम दूसरे और पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो वो तुमको क्या करता है, रिपेल करता है। बिल्कुल ऐसी खेल होता है, वो रिपेल करता है, फिर भी तुम ज़बरदस्ती ला के उस पर जमा करते है कि नहीं, याद है कि नहीं याद। कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव है, प्लेट नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक साइड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के आप यहाँ जमा कर देते, यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ जाते, तुम और इलेक्ट्रॉन निकाल के ला के इधर जमा करना चाह रहे हो, तुम इधर और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा, ये और नेगेटिव। देखो तुम क्या करोगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज तुमको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और तुम यहाँ पर लाके जब जमा करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज तुमको क्या करेगा, रिपेल करे। तुम फिर भी कड़ी मेहनत करके क्या करोगे, यहाँ पर चार्जेस को जमा करोगे और तुम परफॉर्म कर रहे हो वर्क, वही वर्क कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला ये ऐसा ऐसा आता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा। आई बात समझ में। अब आगे क्या, अब इसी तरह से इंडक्टर का भी खेल हो रहा है। इंडक्टर में जब आप चार्ज लेकर आ रहे हो, अब करंट को मारोगे, इस बार चार्ज बोलेंगे अपन, पिछली बार करंट कर रहे थे अपन, इस बार चार्ज। अब इंडक्टर में मैंने जैसी की को बंद किया, वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, मैं अगला सेट ऑफ करंट आ रहा था या अगला चार्ज जब आ रहा था इंडक्टर के अंदर घुसना चाह रहा था, याद है कि नहीं याद है ना। ये इंडक्टर में अगला चार्ज ये बैटरी से निकलकर यहाँ पर आना चाह रहा था, मान लो पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए, तो भैया वो उसे घुसने देगा क्या आसानी से, वो उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। मगर मैं ज़बरदस्ती उस चार्ज को घुमाऊंगा, अंदर डालूंगा यहाँ पर, तो इस प्रोसेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वर्क डन इन एन इंडक्टर इन मूविंग अ चार्ज dq, छोटा सा जरा सा चार्ज dq अगेंस्ट इंड्यूस्ड EMF इज, तो वो छोटा सा वर्क डन कितना होगा, तो छोटा सा वर्क डन होगा E इंटू dq। ध्यान दो रे भैया, ये क्या होगा, E इंटू dq। अब बोले ये सर ये कहाँ से आ गया, अरे कुछ नहीं रे, V इज इक्वल टू W/Q, W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, V इंटू Q, है ना। अगर Q को मैं dq करूँगा तो W को क्या करूँगा भैया, dq करूँगा, लेकिन V इंटू dq। सर ये तो V है, ये अरे एक ही चीज़ होता है भैया, वो है ना, ये आप स्टेट बोर्ड में E लिखते हैं, NCERT में V लिखते हैं, है ना, EMF है ना वो, तो EMF बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस की अप्रॉक्स ही रहता हो, तो E इंटू dq। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि भैया ये आप छोटा सा करंट जनरेट करने के लिए भैया आपको इस तरह से क्या है वर्क जो करना पड़ता है, इधर आ गया। अब एक काम करो, इसको dt से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, तो भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dt,
यार क्या, चलो भाई dt से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे। देखो dw इज इक्वल्स टू e इंटू डी क्यू अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी। अब देखो डी क्यू अपॉन डी टी ये क्या होता है, ये होता है करंट I। तो देयरफॉर dw इज इक्वल्स टू e इंटू आई इंटू डी टी, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी तो क्या हो जाता करंट, तो e इंटू आई इंटू डी टी। अब ऐसा है कि अगर मुझे करंट I इस्टेब्लिश करना है, मान लो I जीरो करे थे पिछली बार, स्टेट बोर्ड में बोला हुआ है I, नहीं तो आप चाहे तो I जीरो भी बोल सकते हैं। देखो टोटल वर्क डन इन इस्टेब्लिशिंग करंट I कितना होगा, तो टोटल वर्क डन इन इस्टेब्लिशिंग करंट I ये जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी कि क्या हो जाएगा फिर भैया, इंटीग्रेशन ऑफ ई आई डी टी। ठीक है, अब ऐसा है कि E के जगह आप क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डाल दो यहाँ पे, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी इंटू आई इंटू डी टी और डी टी हुआ कैंसर। तो अब यहाँ मैं कहूँगा भैया अब हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, तो बोलिए अब जो वर्क डन का फॉर्मूला आ रहा है वो आएगा, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन L इंटू आई इंटू डी आई, और उसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक क्या आएगी, 0 टू I, मान लो मैक्सिमम करंट I है तो 0 टू I। अच्छा ठीक है भाई, मान लिए। अब इसे इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा L I स्क्वायर अपॉन 2, फिर लिमिट्स आ जाएगी 0 टू I, पूरा सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ L I स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ L I स्क्वायर। तो फिर ठीक है, मैं लिख सकता हूँ कि यही वर्क डन इसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप लिखेंगे हाफ ऑफ L I स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, है ना। अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ये सिमिलर आ रहा है। तो भैया जिस तरह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल energy in establishing current I is analogous, current I in an inductor is analogous to electric potential energy, इधर ध्यान दो रे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन establishing charge up to potential capital V in a capacitor। तो ये इस तरह से, ये आपको इस तरह से बताना पड़ता है। तो ये स्टेट बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि नीट को लेकर कुछ खासा इंपॉर्टेंस इसमें आएगा, इंपॉर्टेंस रखता है, बस हाँ थोड़ा बहुत यही कि एनालॉगस आ जाता है, एनालॉगस है जैसे उसके ऐसा, तो बस इतना ही है। लिख लो, ये स्टेट बोर्ड के लिए लिखो, बोर्ड एग्जाम के लिए ये आ सकता है, तुमको पूछ सकता है वो। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो है आपके सामने एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी हम लोग ने देखा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ L I स्क्वायर, है ना। तो फिर एनर्जी डेंसिटी, अब एनर्जी डेंसिटी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
इसको अपन स्मॉल यू से बोलेंगे, स्मॉल यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, अब हम जैसे कि जानते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ हाफ ऑफ एल आई का स्क्वायर अपन वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, तो मैं यहाँ जानता हूँ देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी यू बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल को मैं ज़रा एक जगह लिखता हूँ ताकि उससे मुझे कुछ याद आए, आई स्क्वायर अपॉन ए। मगर जैसे आपको कुछ याद आया होगा अगर कि कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल, अभी थोड़ी देर पहले सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड लिखे थे अपन ने, कितना आता वो म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए, तो वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू फिर मैं क्या करूंगा, वहां डाल दूंगा। Therefore, energy density is equals to half of mu naught n square a into I square upon a। ये a और ये हो गया a कैंसल। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, इतना ही है एन, हाँ एन स्क्वायर आई स्क्वायर। अब ऐसा है, देखो मैं जानता हूँ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन आई। उसमें म्यू का पावर, म्यू नॉट का पावर, एन का पावर, आई का पावर, सबका पावर सेम होता है, 1 1 1 1। अब अगर यहाँ, अगर बाई चांस यहाँ म्यू नॉट स्क्वायर होता, अगर म्यू नॉट स्क्वायर होता, काश कि यहाँ पर म्यू नॉट स्क्वायर होता, तो मैं मिलाकर बी का स्क्वायर यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का स्क्वायर लिख सकता था। फिर बोले भाई काश क्यों, लिख डालो। अगर आप यहाँ लिखना चाहते तो साथ में यहाँ उधार में आपको क्या रखना पड़ेगा, म्यू नॉट, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर कि सिंस b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। इट इज एनालॉगस टू, इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो एनर्जी डेंसिटी हम लोग ने पढ़े थे उसकी ये एनालॉगस है। बोले कैसे, बोले वहाँ पर भी ऐसी कुछ इक्वेशन बनती, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, है ना, ये इसके जैसा बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट नोट करना है कुछ पॉइंट्स। इफ एन इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L1, L2, L3, dot 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 Ln are connected in series, then total inductance will be Ls is equals to L1 plus L2 plus L3 plus dot 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 plus Ln. Second, if n inductors of inductance
L1, L2, L3 dot Ln are connected in parallel. The total inductance will be 1 upon LP is equals to 1 upon L1, 1 upon L2 plus 1 upon L3 plus dot plus 1 upon Ln. ये देखें, तुमने नोटिस किया होगा कि ये बिल्कुल रेजिस्टर के जैसा आ रहा. Next, self inductance of a toroid is given by mu naught n square r upon 2. म्यू नॉट एन स्क्वायर आर अपॉन 2. सिंपल. क्या है यहाँ पर मालूम? क्या वो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आया था ना, एन ए बी, क्या था वो? एन फाई अपॉन आई, यानी कि एन ए बी अपॉन आई, है ना. यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा? बी की वैल्यू डालना पड़ेगा फॉर टोरॉइड. टोरॉइड के लिए क्या होता है? म्यू जीरो एन आई, स्मॉल एन आई. स्मॉल एन को जब तुम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डालोगे तो लेंथ के अंदर सर्कमफरेंस लगेगा टोरॉइड का 2 पाई आर. फिर वो सब कैलकुलेशन करने के बाद वो फॉर्मूला वहां पहुंचता है. ठीक है. टोरॉइड के चांसेस कम है, सोलेनॉइड पर ही फोकस रहेगा सबसे ज़्यादा. इक्का दुक्का प्रॉब्लम मॉड्यूल में तुमको मिल जाएंगे टोरॉइड के बेस. ठीक है. ये हो जाएगा तो बोलो, क्योंकि आखिरी एक स्टेटमेंट ओरली बोल रहा हूं मैं. हो नहीं गई? हुआ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो सब कर. ए को पाई आर स्क्वायर करो ना तुम. ए को क्या करेंगे तुम? पाई आर स्क्वायर डालेंगे, आर आर कैंसिल होगा. वो सब करने के बाद ये आ जाता. चलो हुआ क्या? चलो आखिरी एक स्टेटमेंट लिख लो फिर. सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन self-inductance does not depend upon current flowing or change in current flowing क्या लिखा आपने? सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट फ्लोइंग और चेंज इन करंट फ्लोइंग, बट इट डिपेंड्स अपॉन number of turns ब्रैकेट में लिखो कैपिटल N, कॉमा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ब्रैकेट में लिखो कैपिटल A, shape of the coil and permeability of the medium ब्रैकेट में लिखो म्यू.